नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेल बायोलॉजी मतलब द यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम सेल बोलते हैं उसका हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम सेल का कुछ इनिशियल नॉलेज, कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे चुके हैं। उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेल का कैसे डिस्कवरी हुआ, किस तरह से हम लोगों ने देखा सेल को, तो हम लोग बताए थे कि माइक्रोस्कोप, तो उसके बारे में भी हमने बताया कि माइक्रोस्कोप कैसे आया इस दुनिया में, कैसे इन्वेंशन हुआ, कौन इन्वेंशन किया, कब इन्वेंशन किया, किस तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कवरी को पढ़ा और फिर साथ ही साथ सेल थ्योरी को भी पढ़ा, किसने किसने सेल थ्योरी दिया और सेल थ्योरी में सेल के बारे में क्या बातें किया जाता है। तो इससे पहले हम सेल्स का कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही जानेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बात है आज के लेक्चर में भी। और आज के लेक्चर में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन की बात है, नॉलेजेबल थिंग की बातें हैं। इस लेक्चर से जो भी हम इस लेक्चर में आज बताएंगे इनसे काफ़ी क्वेश्चंस एराइज होता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस चैप्टर को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने दिमाग में, माइंड में रखें, याद रखें। तो चलिए आज चलते हैं इस लेक्चर के तरफ। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है सेल का शेप, साइज और उसका एक्टिविटी। यानी सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है और उसका एक्टिविटीज़ कैसा होता है, कैसे कैसे एक्टिविटी करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, सॉरी बच्चों रुकिए जस्ट, देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर, सॉरी बच्चों, सॉरी। हाँ देखिए बच्चों, हम लोगों ने, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख के बता दिया हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ग्रेटली वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब शेप साइज हर सेल में एक ही जैसा नहीं होता है, कोई सेल अलग शेप का होगा। अब आता है कि सेल हर तरह, जब सब सेल ही है तो सबका शेप, साइज और सबका एक्टिविटीज़ करने का तरीका सेम ही होना चाहिए। नहीं बच्चों, सारे सेल, हर एक सेल, जितने भी सेल हैं इस दुनिया में, हर तरह का सेल होता है, अलग अलग शेप का सेल होता है, अलग अलग साइज का सेल होता है और हर सेल का एक्टिविटी करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है बच्चों कि ग्रेटली वेरी, वेरी मतलब अंतर, अलग अलग, फ्रॉम सेल टू सेल, अलग अलग सेल में अलग अलग तरह का शेप, साइज और एक्टिविटीज़ होता है। जैसे हम आपको फर्स्ट नंबर में शेप के बारे में बताए हैं कि सेल का शेप कैसा होता है। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि सेल का शेप वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही होगा, सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल ही होगा, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड ही होगा, ऐसा नहीं है। सारे सेल अलग अलग सेल होते हैं और अलग अलग तरह का उसका शेप होता है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि सेल का जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल, तो आखिर किसी सेल का शेप कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताया हूँ। यहाँ पे may डिपेंड अपॉन फंक्शन
परफॉर्म बाय सेल, मतलब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेल का जो फंक्शन होता है, उसके अंदर में जो भी फंक्शन, उसके अंदर जैसा भी काम होगा, उसी पर डिपेंड करता है उस सेल का शेप। तो आज के बाद अगर कोई पूछे बच्चों तो आप बताइएगा कि सेल का शेप कैसा होगा, तो वो डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पर कि वो क्या कर रहा है। तो उतना तो हम अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे कि किसका किसका फंक्शन कैसा होगा, नहीं होगा। आप कुछ गिने चुने सेल्स को लीजिए और उसका कैसा शेप होता है उसको आप देख लीजिए और याद रखिए। मैं दूसरा लाइन में लिखा हूँ, मे बी डिस्क्वाइड। डिस्क्वाइड मतलब पॉलीगोनल, जैसे पॉलीगोनल शेप का होगा, या क्यूबाइडल शेप का होगा, या कॉलमनर शेप का होगा, या थ्रेड लाइक होगा। यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसका शेप इर्रेगुलर होता है, और भी कई तरह के शेप का सेल पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ह्यूमन में आरबीसी जो होता है, ह्यूमन में आरबीसी जो होता है उसका शेप राउंड होता है और बाइकनकेव होता है। और डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबाइड शेप होता है। अमीबाइड शेप बच्चों जानते हैं ना, ऐसे 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 इरेगुलर शेप का जो होता है उसी को अमीबाइड शेप बोलते हैं। और कॉलमनर इपिथेलियल सेल, जब आप टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक तरह का टिश्यू होता है, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। और उस टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उसका शेप कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग होता है और नैरो शेप का होता है। बच्चों नर्व सेल, न्यूरॉन का सेल, नर्व का सेल का जो शेप होता है वो लॉन्ग लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है, लंबा होगा और उसमें ब्रांच निकला हुआ रहेगा। दूसरा एक सेल होता है ट्रेकाइट। ट्रेकाइट आप लोग सुना होगा जाइलम, जाइलम में ही एक सेल पाया जाता है, जाइलम प्लांट में पाया जाता है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट को। उसी जाइलम में ये ट्रेकाइड सेल पाया जाता है, जिसका शेप बच्चों जानते हैं कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है। दूसरा मेसोफिल सेल, ये भी प्लांट में ही पाया जाता है, जिसका शेप जानते हैं राउंड और ओवल शेप का होता है बच्चों। अगला चलते हैं, अगला में लिखा हुआ है साइज ऑफ सेल। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखा हूँ कि सेल का साइज भी क्या होता है, वेरिएबल। मैं अभी बताया सेल का शेप वेरिएबल जो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर, और सेल का साइज भी वेरिएबल। ऐसा नहीं कि हर सेल का साइज एक ही होगा, नहीं, अलग अलग सेल का अलग अलग साइज होता है। जैसे वायरस, मैं आपको बता दूं बच्चों कि वायरस एक तरह का सेल नहीं है, फिर भी उसको सेल की गिनती में अगर रखा जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो वायरस का जो साइज होता है वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है। और हम आपको बता दिए हैं कल ही बच्चों कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके। दूसरा एक सेल है मैकोप्लाज्मा। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। मैकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कई सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं मैकोप्लाज्मा के अंदर। मैकोप्लाज्मा की बात किया जाए तो उसकी साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है, मैकोप्लाज्मा। मैकोप्लाज्मा में ही एक ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं आपको बोलिएगा
तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी लिखा दूंगा, बस अभी सुन लीजिए कि PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जब मैं पढ़ाऊँगा इसके बारे में बताऊँगा तो वहाँ आपको मैं बताऊँगा कि आखिर इसका नाम प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों रखा गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बस अभी ये साइज के बारे में जान लीजिए कि प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक तरह का माइकोप्लाज्मा का ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जो सबसे छोटा सेल हो गया माइकोप्लाज्मा का, यहाँ पे ब्रैकेट में इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि PPLO एक तरह का क्या है, माइकोप्लाज्मा। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, माइकोप्लाज्मा इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ साइज 0.3 माइक्रोमीटर। अब उसी माइकोप्लाज्मा में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है PPLO, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। ओके बच्चों, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, नहीं 0. सॉरी बच्चों, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक का बैक्टीरिया मिलता है इस दुनिया में। एक टिपिकल बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया एक तरह का वो भी सेल है, लेकिन कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगला लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अभी बस सुनिए बच्चों, दोनों में डिफरेंस करके बताऊंगा और बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे दोनों सेल के बारे में। बस अभी सुन लीजिए कि एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसका साइज 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक का होता है। और अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया जाए, मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस थोड़ा, कि प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब अच्छा परिपूर्ण न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके न्यूक्लियस में चारों तरफ से मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल। तो खैर मैं और आगे जो लेक्चर आएगा उसमें मैं बता दूंगा दोनों का डिफरेंस। बस इतना सुन लीजिए कि अगर एक यूकैरियोटिक सेल लीजिएगा जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसका साइज 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। ह्यूमन RBC, अभी मैं उसका शेप बताया था, अब उसका साइज सुन लीजिए कि ह्यूमन RBC का जो साइज होता है वो 7.0 माइक्रोमीटर का होता है। और साइज में कौन सा, डायमीटर, मैं उसकी डायमीटर की बात कर रहा हूँ बच्चों। 7.0 माइक्रोमीटर क्या है, RBC का डायमीटर है। ओके, अब आगे देखता हूँ बच्चों। नर्व सेल की बात किया जाए, कहा जाता है, आप लोग बचपन से याद करते आ रहे होंगे कि नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल। जी हाँ, ये एनिमल में ही पाया जाता है, प्लांट में। ये बात कभी ज़हन में नहीं आना चाहिए आप लोगों का दिमाग में कि नर्व सेल प्लांट में पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाता है। नर्व सेल सिर्फ एनिमल में पाया जाता है जो कि सबसे लंबा सेल होता है। ओके, दूसरा सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड मतलब क्या, देखिए बच्चों, आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, खुद। जैसे कि मैं अगर किसी पे निर्भर नहीं हूँ अपना खाना पीना रहने सहने के लिए, तो मैं इसका मतलब आइसोलेटेड। जैसे आप लोग हैं बच्चों, आप लोग निर्भर हैं, आप लोग आइसोलेटेड नहीं हैं। आप लोग घर से निकल जाइएगा तो आप लोग भूखे मर जाइएगा। इसका मतलब आप किसी में डिपेंड हैं, आप अपने जीवन काल यानी जो भी चीज़ करने के लिए आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर आपका जब डॉक्टर बन जाइएगा, आपका खुद का रुपया हो जाएगा, तो आप अगर घर से निकल भी जाएंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, आप खुद से ही जी सकते हैं। तो इसका मतलब आप आइसोलेट हो गए। उसी तरह ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो एक ही सेल है, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ सेल है, वो भी एक ही सेल है जो एक टिपिकल सेल है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच का एग जो कि सबसे बड़ा सेल होता है और आइसोलेटेड सेल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल।
ये अपने जीवन काल को बिताने के लिए किसी और दूसरे सेल पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों बता दिया हूँ, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी विड्थ इसका जो होता है 13 सेंटीमीटर का होता है। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये 1 यूं ही लिखा चले गया है बच्चों, ये नहीं दिख रहा है। और सॉरी बच्चों, नहीं हो पा रहा है, आप लोग बाय मिस्टेक हो गया है। तो ये 1 को काट दीजिएगा बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। किसका? ऑस्ट्रिच के एग का, जो एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है। अगला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थियोमैरिएरिटा। कहा जाता है ये वह बैक्टीरिया है जो सबसे इस दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहलाता है, जिसकी लंबाई देख लीजिए बच्चों 1 मीटर। 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर लंबा बैक्टीरिया होता है। तो खैर ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, मैंने अपने तरफ से लिखा दिया है आप लोगों को, तो आप लोग जानिए। अब मैं अगला पड़ाव पे जाऊं। अगला नंबर है एक्टिविटीज ऑफ सेल। यहाँ भी हमने लिख दिया है ब्रैकेट में वेरिएबल, यानी हर सेल में एक ही जैसा एक्टिविटी नहीं होता है, अलग अलग सेल में एक्टिविटी अलग अलग होता है बच्चों। अब मैं कुछ एग्जांपल दिया वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ना। एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाक्रम, क्रियाक्रम मतलब काम धाम, फंक्शन। जी हाँ, जैसे आरबीसी, वो भी एक तरह का सेल ही है, लेकिन इसका काम देखिए क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बस यही काम है इसका। लेकिन वहीं पे प्लाज्मा भी सेल है, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल भी एक तरह का सेल है, लेकिन इसका काम देखिए आरबीसी से बिल्कुल अलग है। क्या? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, यह आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। और तीसरा ट्रिकाइड, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिकाइड जो कि जैलम टिश्यू का एक सेल होता है, जैलम में पाया जाता है ये सेल। तो ये ट्रिकाइड जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स का काम करता है, तो जानते ही है जैलम में पाया जाता है, और जैलम का ही काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, तो इसका मतलब ट्रिकाइड का भी वही काम है। तो ट्रिकाइड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगला है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो कि क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्लांट में रहता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए ये मेसोफिल सेल। तो देखिए बच्चों, ये अलग अलग सेल है, आरबीसी है, प्लाज्मा सेल है, ट्रिकाइड है, मेसोफिल सेल है, अलग अलग सेल है, पर सब है तो सेल ही, सिंगल सेल ही, लेकिन सबका काम देखिए अलग अलग है कि नहीं। इसीलिए हमने लिखा है कि एक्टिविटीज़ ऑफ सेल भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। देखिए बच्चों, मैं स्टार मार्क करके, स्टार नहीं हैशटैग करके मैं लिखा दिया हूँ ये कोई टॉपिक नहीं है, एक लाइन है आप लोगों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। डीलिमिटिंग बाउंड्री मतलब सेल जो होता है ना, मैं आपको कल सेल थ्योरी में बताया था, वहाँ पे स्वान साहब बोले थे, थियोडर स्वान साहब, कि चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर वही जब प्लांट में किया था रिसर्च, तो उसमें ये बताया था कि ये एनिमल सेल से थोड़ा डिफर है। क्या डिफर है? यही डिफर है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में भी और एक मोटा सा लेयर होता है, जिसको हम सेल वॉल बोले थे। अब यहाँ पे आप बताइए बच्चों कि कोई भी सेल में मेम्ब्रेन तो होता ही है ना बच्चों, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी हो। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो कि
ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कुछ ही दूर तक ही है ना, यहीं तक है, यहीं तक है, यहीं तक है। तो जहाँ तक है तो यानी इसका बाउंड्री यहीं तक फिक्स है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है ना, और आगे तो नहीं बढ़ रहा है, या कम तो नहीं हो रहा है ना, फिक्स है, इतना ही होगा तो इतना ही होगा। सब सेल का अलग अलग ही फिक्स बाउंड्री ही होता होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि डीलिमिटिंग बाउंड्री मतलब फिक्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, बाउंड्री का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है। तो दिस फिक्स्ड लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड डीलिमिटिंग बाउंड्री। ये एनसीईआरटी में ये वर्ड है, आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ते हुए दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं चाहा कि आप लोगों को बता दूं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इसीलिए दोनों में हमने प्लस करके लिख दिया है, दोनों सेल, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों सेल किस तरह का सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है बच्चों। यूकैरियोटिक सेल जो कि एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। क्यों? मैंने अभी बताया, यूकैरियोटिक सेल का छोटा सा बात मैंने आप लोगों को बताया कि यूकैरियोटिक सेल वह सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा। इसका मतलब प्लांट में भी सेल होगा तो सर इसका मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और एनिमल सेल में भी मेम्ब्रेन बाउंड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्योंकि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में किस तरह का सेल पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों कि हैव मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ बच्चों कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना थोड़ा डेंस होता है, घना होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारे अलग अलग तरह का पार्टिकल्स यानी ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। जैसे क्या मिलता है? तो कहा जाता है इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कंटेन यानी क्रोमोजोम में भी रहता है क्या? जेनेटिक मटेरियल। क्या रहता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। अरे जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? किसको आप जेनेटिक मटेरियल? अरे उसी को जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डीएनए। डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा है डीएस डीएनए। डीएस मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे मैं बताऊंगा अच्छे से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है कि सर ये खाली डीएनए और डीएस डीएनए में फ़र्क है क्या? हाँ फ़र्क है बच्चों, 11th में आए हैं, सब कुछ डिटेल से पढ़िए। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस नाम सुन के रखिए कि ये हमारे यूकैरियोटिक जो सेल होता है, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, उसमें डीएनए किस तरह का मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल को ही डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए कहाँ रहता है बच्चों? क्रोमोजोम में। और क्रोमोजोम कहाँ रहता है बच्चों? न्यूक्लियस में। क्लियर हुआ? और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा आता है बच्चों? डेंस होता है। क्लियर हुआ बच्चों? देखिए बच्चों, अगर आप कोई यूकैरियोटिक सेल लीजिएगा, मान लेते हैं ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस होगा। जी हाँ होगा। अब ये न्यूक्लियस है तो इसका देखिए चारों तरफ मेम्ब्रेन होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होगा। क्लियर? अच्छा ये यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस होगा तो ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अंदर में और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी तो होते हैं। ऑर्गेनेल्स भी तो होते हैं, ये देखिए ढेर सारा ऑर्गेनेल है। जी हाँ ऑर्गेनेल है। ये ऑर्गेनेल कौन? जैसे ऑर्गेनेल जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने सिर्फ ER लिखा है, तो ER मतलब समझ जाइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होगा तो कहीं लिख लीजिएगा, ER मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। तो सेल ऑर्गेनेल जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जीबी हमने लिखा है तो जीबी मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज़। दूसरा लाइसोजोम, लाइसोजोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मान लीजिए बच्चों, मान लेते ये वाला जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लेते हैं ये वाला गोल्गी बॉडी है, मान लेते हैं ये वाला लाइसोजोम है, मान लेते हैं ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत, मान लेते हैं ये वाला प्लास्टिड्स है, और भी। तो ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। आपको बता दूं, जिस तरह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है उसी तरह ये ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल पाया जाता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्लियर? अब अगला देखिए बच्चों, इसी ऑर्गेनेल्स में और एक ऑर्गेनेल्स होता है। मान लेते हैं यहाँ बना देते हैं हम, ये ऑर्गेनेल है, ये जानते हैं क्या है? मान लेते हैं ये हमने बनाया आरबीसी, क्या नहीं आरबीसी नहीं, राइबोसोम बनाया। कहा जाता है यूकेरियोटिक सेल में, ये यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम दो तरह का होता है, दो तरह का राइबोसोम पाया जाता है। एक 70S, देखिए बच्चों यहाँ लिखा हूँ मैं, चाहे तो 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम मिलेगा। यानी ये दो प्रकार का राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। कौन कौन राइबोसोम बच्चों? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब तो सर ये 70S 80S क्या है? आगे जब मैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक करके पढ़ाऊंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसी तरह आरबीसी भी क्या होता है, उसके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि ये एस मतलब क्या होता है, ये 70S मतलब क्या होता है, ये 80S मतलब क्या होता है। बच्चों चिंता मत नहीं करना, मैं आपको सारे डिटेल करके अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगला है, इसी में लिखा हूँ कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कौन प्रेजेंट? अरे राइबोसोम। किस तरह का राइबोसोम? दो तरह का, 70S और 80S राइबोसोम। कौन से सेल में? यूकेरियोटिक सेल में। तो यूकेरियोटिक सेल में दो प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S और 80S राइबोसोम। कहाँ पे पाया जाता है भाई? यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। अब आता है साइटोप्लाज्म। ओ बच्चे ये जो है ये वाला, ये जो पूरे जहाँ पे ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस को छोड़ा के सेल के अंदर जो भी भाग बचा, ये बच्चों, ये बच्चों जहाँ पे ऑर्गेनेल्स बनाया था हमने, न्यूक्लियस के अलावे जो भी भाग है उसी भाग को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ये राइबोसोम यानी जो ऑर्गेनेल है, राइबोसोम क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब साइटोप्लाज्म में ही रहता है, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। इसलिए मैंने लिखा है ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर, यहाँ पे ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो न्यूक्लियस है, ये देखिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में होगा, ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर क्या आरबीसी रहता है, ये दो तरह का आरबीसी। और दूसरा कहाँ रहता है? आरईआर, आरईएमआर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बताऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एसईआर से डिनोट करते हैं, दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आरईआर से डिनोट करते हैं। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उसके मेम्ब्रेन पर यह राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है राइबोसोम। और यहाँ पे बच्चों मैं पी नहीं लिख पाया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों ये वाला स्लाइड? तो आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखिए बच्चों, वो तो हमने दोनों में क्या यूकेरियोटिक सेल के बारे में मैं बता दिया, जो कि प्लांट में और एनिमल में पाया जाता है।
अब है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा जान लीजिए बच्चों। मैं और भी डिटेल से यूकैरियोटिक सेल, इतना ही काफ़ी नहीं है बच्चों। जब अगला जो इसी के जस्ट बाद जो आएगा जो भी, वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, वो आप जितना है अभी, जितना मैं इतना बताऊँगा ना, यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लेकिन बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है नहीं होता है, और ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इस तरह से गोला होके उसके अंदर क्रोमोजोम हर तरह का चीज़ मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, वो यूकैरियोटिक में सिर्फ मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला बच्चों, इसके अंदर अगर मान लेते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये देखिए, मान लेते हैं ऐसा है न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। और साथ ही साथ मान लेते हैं इसके पास कुछ ऑर्गेनेल भी हैं, कुछ ऑर्गेनेल हैं, तो वो ऑर्गेनेल के पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। जैसे यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनेल था उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन बाउंड था। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होगा वहाँ पे उस ऑर्गेनेल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया हूँ। नेगेटिव मतलब अब्सेंट, नेगेटिव मतलब अब्सेंट। और मैं वहाँ बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एक ही प्रकार का पाया जाता है, वो भी कौन? 70S राइबोसोम। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ जाइए और याद रखिएगा बच्चों। अगली बात है, देखिए, सिमिलरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये पीके मतलब वो मूवी नहीं है, पीके मतलब प्रोकैरियोट और यूके मतलब यूकैरियोट। एस लगा दिया है मतलब यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो दोनों के बीच क्या सिमिलरिटी? एक ही सिमिलरिटी है कि यूकैरियोटिक सेल है अगर मान लेते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है। हाँ बच्चों, होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक शायद नेगेटिव लगा दिया हूँ, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव करना था। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों। यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए बच्चों। तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट, यानी दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक है, दोनों में एक ही सिमिलरिटीज है, क्या कि साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। बच्चों यही वो साइटोप्लाज्म है जो कि मेन एरिया है सेल का, जिस एरिया में सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है। सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब सेल को जिंदा रखने के लिए जो एक्टिविटीज़ करना होता है सेल के अंदर, वो कहाँ होता है? इसी एरिया में, जिस एरिया का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। क्यों आखिर मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि रीज़न भी मैंने लिखा है, वेरियस रिएक्शंस टेक प्लेस। यहाँ बच्चों क्या है ये बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे टेक प्लेस कर लीजिएगा, आप लोग टेक प्लेस लिख लीजिएगा। तो वेरियस रिएक्शंस टेक प्लेस साइटोप्लाज्म दैट कीप्स अ सेल, जो कि सेल को लिविंग स्टेट पर रखने के लिए जरूरी होता है। क्लियर हुआ? इसी वजह से साइटोप्लाज्म को सेल का मेन एरिया कहते हैं, क्योंकि इसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है। और ये एक सिमिलरिटीज़ भी है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बीच का। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं
बहुत अच्छा से पढ़िए बच्चों, और आगे भी पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों को सारा नॉलेज और सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी बेस्ड और नीट लेवल का, बोर्ड लेवल का, सारे लेवल का नॉलेज आप लोगों को मिल सके बच्चों। बच्चों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और कोई भी कमी हो या बेसी हो या कुछ आप लोगों को ज़रूरत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए सारा कुछ अवेलेबल करवा सकें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।